हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने वैद्युतधारिता के जितने भी क्वेश्चन थे बोर्ड में जब पूछे गए थे इंपॉर्टेंट वाले, उन सबको सॉल्व कर चुके थे। आज की क्लास में हम नए चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं जो कि है वैद्युत चालन तथा ओम का नियम। इस चैप्टर में हम लोग सारी बातों को पढ़ेंगे कि वैद्युत चालन कैसे होता है, चालकों के अंदर चालन कैसे होता है, ओम का नियम क्या है, प्रतिरोध, इन सब के बारे में हम बात कर रहे होंगे। तो ये कंप्लीट थियरी होगी है। तो सबसे पहले हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि वैद्युत धारा क्या होती है। हम लोगों ने आवेश में पढ़ा था कि स्थिर आवेश केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, लेकिन आवेश अगर गतिमान होता है तो उसके सापेक्ष वैद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होता है और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। लेकिन हम जानते हैं आवेश के चलने की वजह से धारा भी बनती है। तो हम पढ़ेंगे आज करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, वैद्युत धारा के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं कि वैद्युत धारा होती क्या है। तो वैद्युत धारा इस तरह से दिया जाता है कॉन्सेप्ट कि अगर कोई ये चालक है, ये कोई चालक है, इस चालक के सिरों पर कोई विभवांतर आरोपित ना किया जाए। ये चालक तो है लेकिन ये कैसा है, विदाउट पीडी है, विदाउट पीडी है, बिना विभवांतर के पोटेंशियल डिफरेंस के। इसके सिरों पर कोई विभवांतर नहीं लगाया गया अब तक। तो अगर ये बिना विभवांतर लगा चालक है, हम जानते हैं चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन है ऐसे। अब ये चालकों में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, चालकों के सिरों पर विभवांतर नहीं लगाया गया है। बात करें रूम टेम्परेचर के बारे में हम लोग, एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर के बारे में बात करें, कमरे के ताप पर बात करें, और बेसिकली बात कर रहे होंगे हम लोग 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर। तो क्या होगा, चालक क्या करेगा, परिवेश से ऊष्मा लेगा, परिवेश से ऊष्मा लेगा तो यहां से क्या होगा, चालक ऊष्मीय ऊर्जा ग्रहण करेगा, चालक ऊष्मीय ऊर्जा ग्रहण करेगा, ऊष्मीय ऊर्जा ग्रहण करेगा, ग्रहण करेगा। और चालक अगर ऊष्मीय ऊर्जा ग्रहण करेगा तो चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन जो पाए जाते हैं वो क्या करेंगे, इस ऊष्मीय ऊर्जा को क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे। मतलब ये ऊष्मीय ऊर्जा चालक ग्रहण कर रहा तो कहां जा रही है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के पास जा रही है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन जो चालक में उपस्थित है, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स जो चालक में पहले से उपस्थित हैं, वो क्या करेंगे, वो अनियमित या फिर अनियमित कह सकते हैं, या फिर इनको कहा जा सकता है यादृच्छिक, यादृच्छिक गति करना शुरू कर देते हैं, गति प्रारंभ करते हैं, गति प्रारंभ करते हैं। तो अगर यादृच्छिक गति प्रारंभ करेंगे तो क्या होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉनों ने अनियमित या यादृच्छिक गति का प्रारंभ कर दिया। इनकी वजह से क्या होगा, अगर कोई यहां पर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल लिया जाए, कोई पृष्ठ लिया जाए इस चालक के भीतर, किसी ने कहा ऐसा पृष्ठ ले लेते हैं, ये कोई पृष्ठ है, ये वाला कोई पृष्ठ लिया गया इस चालक के भीतर। अब इस चालक के भीतर अगर पृष्ठ लिए गए हैं तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो किसी भी दिशा में गतिमान होंगे। कोई इधर जा रहा है तो कोई इधर जा रहा होगा, कोई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन इधर, ये इधर जा रहे हैं, ये इधर जा रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं इधर जा रहा है। तो ये क्या है, इनकी यादृच्छिक गति है, रैंडम मोशन हो रहा है। क्यों, क्योंकि इन्होंने बाहर से ऊष्मा ले ली है रूम टेम्परेचर पर, या कह सकते कमरे के ताप पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर इन्होंने ऊष्मा ले ली है ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में। अब ऊष्मा ले ली है, ऊष्मा से क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन वो यादृच्छिक गति करना शुरू करेंगे। अब अगर यहां से पर्टिकुलर कोई क्रॉस सेक्शन जो हम लोगों ने अभी ये चुना है, ये जो क्रॉस सेक्शन चुना है या जो पृष्ठ चुना है, इस पृष्ठ से देखा जाए, जो ये पृष्ठ हम लोगों ने अभी चुना है, तो पृष्ठ से देखें कि क्या कोई नेट आवेश जा रहा है या कोई नेट आवेश यहां से निकल रहे हैं कुल। तो अगर जितने इलेक्ट्रॉन देखा जाएगा इधर से इधर जा रहे हैं, उतने इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहे होंगे, यादृच्छिक गतियां हो रही होंगी। तो इस पृष्ठ से क्या कुल आवेश का प्रवाह होगा, नहीं, कुल आवेश का प्रवाह शून्य होगा। यहां कुल आवेश का जो प्रवाह होने वाला है वो कैसा होगा, शून्य हो जाएगा। तो कुल आवेश का प्रवाह अगर शून्य होगा तो क्या इसके सापेक्ष कोई धारा बनेगी, नहीं बनेगी। तो इसके सापेक्ष जो धारा बनेगी वो भी शून्य होगी, धारा भी शून्य बनेगी, कोई धारा नहीं बनेगी। इस पृष्ठ से गुजरने वाले जो नेट आवेश है वो शून्य है, तो कोई धारा नहीं बनती। इसलिए धारा की जब भी डेफिनेशन लिखी जाती है वहां पर क्या लिखा जाता है, गतिमान आवेश, गतिमान आवेश, या फिर कुछ लोग कहते हैं आवेश प्रवाह की दर, आवेश
प्रवाह की दर क्या कहलाती है? विद्युत धारा कहलाती है। विद्युत धारा कहलाती है। विद्युत धारा कहलाती है। यहां पर ध्यान रखने वाली कौन सी बात है? ये जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, ये सारी बातें, ये ध्यान रखने वाली बातें कि अगर ऐसा हुआ तो आवेश तो चल रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन तो चल रहे हैं, लेकिन यहां कोई धारा नहीं बन रही है। ठीक है, तो गतिमान आवेश या आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। लेकिन हम लोगों ने अभी ये भी बात देख ली कि सभी जो आवेश वाहक होते हैं वो क्या करते हैं? सभी आवेश वाहकों की वजह से धारा प्रवाहित नहीं होती। जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉन रूम टेम्परेचर पर थे, उसमें ऊर्जा लेकर गतिमान तो हो रहे थे, लेकिन नेट आवेश किसी पृष्ठ से जो था वो शून्य गुजर रहा था। तो अगर आवेश ही कोई नहीं गुजरेगा किसी पृष्ठ से होकर, तो उसमें क्या होगा? धारा शून्य बनेगी या धारा नहीं बनेगी। यहां पर आवेश का तात्पर्य क्या होता है? नेट आवेश से। नेट आवेश से होता है। ध्यान रखेंगे इस बात को कि किसी भी पृष्ठ से अगर धारा प्रवाहित हो रही है तो उस पृष्ठ से नेट आवेश का प्रवाह होना बहुत ही अनिवार्य है। अगर ऐसा नहीं होगा तो वो चीजें क्या होंगी? धारा उत्पन्न नहीं करेंगी, आवेश के प्रवाह से धारा उत्पन्न नहीं होगी। जहां पर और हम कुछ बातें कर लेते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन जो अनियमित यादृच्छिक गति कर रहे होते हैं, उसमें ऊर्जा लेकर 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप या कमरे के ताप पर उनका जो वेग होता है या स्पीड जो होती है, चाल कह लें हम उन्हें, चाल जो कह लेते हैं, वो चाल कहलाती है ऊष्मीय चाल। ऊष्मीय चाल कहलाती है। और बात करें ऊष्मीय चाल होती कितनी है, तो वो होती है 10⁵ मीटर पर सेकंड। ये होती ऊष्मीय चाल। इतनी तेजी से चलता हुआ इलेक्ट्रॉन भी धारा उत्पन्न नहीं कर पा रहा है। लेकिन अगर बात किया जाए, कोई ऐसा चालक लेते हैं हम इधर, ये कोई चालक ले लिया हम लोगों ने, ये कोई चालक लिया गया है, ये दूसरा चालक है। इस चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन है, अभी ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है इस चालक के अंदर। वहां चालक के सिरों पर कोई विभवांतर नहीं लगाया गया था, यहां चालक के सिरों पर हम विभवांतर आरोपित करेंगे। चालक के सिरों पर विभवांतर आरोपित करेंगे। तो चालक के सिरों पर जब विभवांतर लगाया जाएगा, इसको हमने क्या किया? बैटरी से जोड़ दिया। बैटरी से जोड़ दिया, ये बैटरी से जोड़ दिया। ये बैटरी है जिसका पोटेंशियल यहां से जो विभवांतर उत्पन्न करेगी सिरों पर, वो क्या है? V है। तो अब अगर हमें यहां से देखना हो कि क्या हो रहा होगा, तो हम जानते हैं V विभवांतर लगाया है, जिसकी वजह से पॉजिटिव निगेटिव बनेगा, तो बाहर से इसमें एक फील्ड बनेगी, वैद्युत क्षेत्र बनेगा, बाह्य वैद्युत क्षेत्र। वो क्या किस दिशा में बनेगा? वो इस दिशा से इस दिशा में बन रहा होगा, बाईं तरफ से दाईं की तरफ बनेगा। हम जानते हैं वैद्युत क्षेत्र जो बल लगाता है धनावेश पर अपनी दिशा में बल लगाता है, मतलब जिस दिशा में वैद्युत क्षेत्र होता है धनावेश पर बल उसी दिशा में लगता है, लेकिन ऋणावेश पर जो बल होता है वो दिशा के विपरीत लगता है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? एक निश्चित दिशा में गतिमान होना शुरू हो जाएंगे। तो अगर एक निश्चित दिशा में ये गतिमान हो रहे हैं और कोई भी अब क्रॉस सेक्शन लिया जाए, या मान लेते अब कोई पृष्ठ लिया जाए, मान लो हमने कहा कि एक ये पृष्ठ ले लिया गया, यहां छोटा सा एक पृष्ठ ले लिया गया ये। अब इस पृष्ठ के बारे में बात करें हम, तो क्या इस पृष्ठ से गुजरने वाला कुल आवेश शून्य है? यहां पर नेट जो आवेश है, नेट आवेश वो कैसा है? शून्य नहीं है, नॉट इक्वल टू 0 है। तो अगर इस पृष्ठ से होकर गुजरने वाला नेट आवेश शून्य नहीं है, तो यहां पर धारा बनेगी। तो धारा बनती है जब हम उसके सिरों पर विभवांतर लगाते हैं किसी चालक के सिरों पर, तो धारा बनेगी। तो गतिमान आवेश या आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अगर चालक के सिरों पर विभवांतर नहीं लगाया जाएगा तो उसके साथ ये सब प्रोसेस हो रहा होगा, ये सारी क्रियाएं होंगी। उसके अंदर इलेक्ट्रॉन तो गतिमान होंगे, लेकिन उन इलेक्ट्रॉनों के गतिमान होने की वजह से धारा नहीं बनेगी। यहां पर इलेक्ट्रॉन गतिमान होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो जिस औसत वेग से गतिमान होते हैं, आगे हम उसे पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन जिस औसत जो विभवांतर लगाया गया, औसत वेग जो यहां होता है, औसत वेग, उसे हम कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग, या इसे कहा जाता है अपवाह वेग। अपवाह वेग या अपवहन वेग कहते हैं हम इसे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। तो यहां पर इसका ऑर्डर अगर लिखा जाए कितना होता है, तो इसका ऑर्डर होता है 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। ये होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी मुक्त इलेक्ट्रॉन की।
किसी चालक के अंदर जब उन पर विभवांतर आरोपित किया जाएगा तो इससे चल रहे होंगे। कारण क्या होता है हम जानते हैं, अगर इसको डिटेल में पढ़ना चाहें या डिटेल में इसको हम लोग समझना चाहते हैं तो समझ सकते हैं क्या हो रहा होगा इनके साथ। सबसे पहले अगर हम कोई चालक ले लेते हैं, यहां पर हम लोग कोई चालक लेते हैं, ये कोई चालक ले लिया गया। इस चालक में क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, लेकिन चालक धात्विक चालक होते हैं, धात्विक चालक ठोस होते हैं। और ठोसों में अगर देखा जाए तो धातु में चालक होती, धात्विक चालकों के बारे में बात करेंगे तो धात्विक बंध बनते हैं इनमें, वो उन बंधों को देखना चाहते हैं। मान लेते हैं ये किसी Fe+2 Fe है, आयरन का कोई मटेरियल है, इसमें धात्विक बंध जो बनते हैं वो इस तरह से बनते हैं, Fe+2 में जाएगा और साथ में क्या होंगे, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। फिर यहां पर दूसरा Fe+2 है, वो भी 2 इलेक्ट्रॉन बाहर छोड़ देगा। यहां अगला Fe+2 है, इसने भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन बाहर छोड़ दिए। अगला Fe+2 है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन अपने बाहर छोड़ दिए। अब क्या होगा, जो यहां धातु आयन है, धातु आयन है, धातु आयन कैसे हैं, तो धातु आयन है धनावेशित, धनावेशित। और जो इन्होंने इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं वो कैसे हैं, ऋणावेशित। तो धनावेश और ऋणावेश एक दूसरे पर आकर्षण का बल लगाएंगे, जिसके कारण धात्विक बंध बनेंगे और चालक स्थायी होगा। लेकिन हो क्या रहा है, यहां पर हम लोग देखना चाहते हैं कि ये जो गति होती है वो अवरुद्ध होती कैसे है। यहां पर ऑर्डर हम लोगों ने भी देखा कि ये 10⁵ मीटर पर सेकंड, 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड, तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसके वेग को हम एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं इस डायग्राम से। तो अगर इस चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन गतिमान होंगे, चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन गतिमान होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, गतिमान होंगे। मुक्त इलेक्ट्रॉन जब गतिमान होंगे तो हम जानते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अगल बगल में क्या उपस्थित है, धातु आयन है। धातु आयन या धातु धनायन से टकराएंगे, टकराते रहते हैं। तो धातु धनायनों से जब टकराएंगे तो उनकी गति कुछ अवरुद्ध होती है, तो ये रीजन होता है इनकी चाल कम होने का। ये कोई धात्विक ठोस था, उसमें हमने देखा कि बंध कैसे बन रहे थे, 2 धातु आयन थे वो धनावेशित थे, इलेक्ट्रॉन थे ऋणावेशित, दोनों के बीच आकर्षण का बल लगता है, आवेश में हमने पढ़ा था। और जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपने धनायनों से लगातार टकराते रहते हैं, जिसके पश्चात इनकी जो गति होती है वो अवरुद्ध होती है। जैसे इलेक्ट्रॉन जिस वेग से गतिमान होते हैं, या कह सकते हैं जिस चाल से चलते हैं, उसे हम कहते हैं अपवाह वेग या अनुगमन वेग। अभी हमने पढ़ा अपवाह वेग, या फिर हम इसे कहते हैं अनुगमन वेग, अनुगमन वेग। और इनमें जो इलेक्ट्रॉन गतिमान होते हैं, जैसे यहां से एक इलेक्ट्रॉन गतिमान होगा सीधे पथ पर तो वो चल नहीं रहे होंगे, टकराने के बाद उनकी गति की दिशा बदलेगी। तो मान लेते हैं ऐसा चला, यहां उसका नाभिक कोई मिला, टकराया, फिर इधर गया, फिर इधर जा रहा है, फिर सापेक्ष इसके सापेक्ष इधर जा रहा है, फिर इधर जा रहा है, यहां पर पहुंच गया, यहां से इधर जा रहा है, ये इधर गया यहां पर, और फिर यहां से इधर जा रहा है, फिर ऐसा हुआ इसके साथ, फिर ऐसा हुआ, ये ऐसा हुआ। ये यादृच्छिक गति ऐसे कुछ हो रही थी, ये यादृच्छिक गति ऐसे हो रही थी। इस यादृच्छिक गति में क्या हो रहा है, अगर हम देखें इसे, तो जो लगातार धनायन हैं उपस्थित हैं धातु के आयन, उनसे लगातार मुक्त इलेक्ट्रॉन टकराएंगे, टकराने के बाद अपनी गति की दिशा बदल लेंगे। तो 2 क्रमागत टक्करों के बीच कुछ दूरी चली जाती है। 2 क्रमागत टक्करों के बीच की जो दूरी होती है उसे हम कहते हैं मुक्त माध्य पथ, मुक्त माध्य पथ, जिसे हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित किया जाता है, लैम्डा से प्रदर्शित किया जाता है। इन सब की परिभाषा हम लोग आगे देखेंगे। और 2 क्रमागत टक्करों के बीच में जो समय लगता है उसे हम कहते हैं श्रांति काल, श्रांति काल कहा जाता है, रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं, इसे हम टाउ से प्रदर्शित करते हैं। इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने देख लिया कि जो ये गतियां होती हैं इनके बीच में वेरिएशन इतना क्यों आता है। यहां पर 10⁵5, यहां 10⁻⁻⁴, लगातार ये चलना शुरू करेंगे, धातु धनायनों से टकराते रहेंगे, टकराने के बाद इनकी गति की दिशा परिवर्तित होगी और इनका वेग कम हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर कोई पृष्ठ चुना जाए तो उस पृष्ठ से नेट आवेश का प्रवाह शून्य नहीं होता, और नेट आवेश का प्रवाह शून्य ना होने के कारण धारा बनती है यहां पर। अब हम धारा को परिभाषा तो लिख चुके हैं, अगर इसको हम मैग्नीट्यूड वाइज लिखना चाहें, परिमाण में लिखना चाहें कि कितना बन रही होगी धारा, तो लिखा जा सकता है कि यदि किसी पृष्ठ से
डेल्टा टी समय में नेट डेल्टा क्यू आवेश, यदि किसी पृष्ठ से डेल्टा टी समय में डेल्टा क्यू आवेश गुजरता है तो उस पृष्ठ से गुजरने वाली धारा, तो उस पृष्ठ से गुजरने वाली धारा को लिखा जाए तो क्या लिख सकते हैं? हमने पढ़ा आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो हमारे पास जो फार्मूला निकल के आएगा वो क्या बनेगा? करंट I इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है? अगर हम इनको अलग अलग तरीके से लिखें तो ये डेल्टा लगा के लिखते हैं, तो एवरेज लिखें तो वो लिखा जा सकता है डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। ये होती है औसत धारा। लेकिन अगर कोई कहता है नहीं मुझे इंस्टेंटेनियस चाहिए, तात्क्षणिक धारा चाहिए, तो तात्क्षणिक धारा को इंस्टेंटेनियस लिखा जाता है, वो लिखा जाएगा, इसी को हम लोग छोटा करके लिख लेते हैं, डेल्टा टी को हम 0 की तरफ ले जाते हैं और यहां पर हो जाएगा डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। अब हम इसे प्रथम सिद्धांत से क्या लिख सकते हैं? तो इसे लिखा जा सकता है डी क्यू बाई डी टी। तो जो इंस्टेंटेनियस करंट होती है वो डी क्यू बाई डी टी होती है और एवरेज करंट जो होती है, औसत धारा होती है, वो डेल्टा क्यू अपान डेल्टा टी होती है। अब इनके सापेक्ष गुजरने वाले आवेशों को देख लिया जाए कि औसत धारा दी गई हो तो प्रवाहित आवेश कैसे निकाला जाता है? प्रवाहित आवेश, तो औसत धारा दी जाए तो प्रवाहित आवेश निकालने के लिए हमें क्या करना होता है? यहां से देख सकते हैं तो Q की वैल्यू हमारे पास क्या बन के आएगी? जो भी Q बन रहा होगा वो क्या हो जाएगा? I एवरेज इंटू डेल्टा टी, जो भी टाइम इंटरवल बनेगा वो डेल्टा टी होगा। ठीक है, यहां पर Q का मतलब लिखा जा सकता है दो, Q2 माइनस Q1 हो सकता है, T2 माइनस T1 हो सकता है। इसको हम लोग ठीक से लिखें तो क्या लिखा जा सकता है? इसे लिख सकते हैं, मान लेते हैं T1 समय पर आवेश Q1 है, T2 समय पर कितना आवेश है? वो Q2 है। तो यहां पर डेल्टा Q कितना निकल के आएगा? तो बनेगा Q2 माइनस Q1, और अगर डेल्टा T कोई पूछता है तो वो क्या निकल के आ रहा होगा? T2 माइनस T1। तो इसके सापेक्ष जो I एवरेज होगा वो भी लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है? वो लिख सकते हैं हम डेल्टा Q मतलब Q2 माइनस Q1, और यहां क्या लिख सकते हैं? T2 माइनस T1। इस तरह से भी लिखा जा सकता है एवरेज करंट को। बात आए कि तात्क्षणिक धारा के सापेक्ष अगर आवेश प्रवाहित होगा तो कितना लिखा जाएगा? तो इस धारा से संबंधित जो आवेश होगा, यहां से dq की वैल्यू निकालें तो क्या लिख सकते हैं? तो dq की वैल्यू निकल के आएगी I इंटू डी टी, ये बनेगा। तो I इंटू डी टी में अगर हम q निकालना चाहते हैं तो q की वैल्यू आ जाएगी समाकलन क्या हो जाएगा? यहां पर I डी टी बनेगा, ये वैल्यू निकल के आ रही होगी। ठीक है, समाकलन अब किसी भी T1 से लगा करके T2 तक जा सकता है, वो वैल्यू अलग अलग दी गई होगी क्वेश्चन में, उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे हम इसे। एक और यहां कॉन्सेप्ट बनता है आवेश निकालने का तात्क्षणिक धारा के सापेक्ष, कि अगर हमें धारा और समय के बीच ग्राफ दिया गया हो, करंट और टाइम के बीच में ग्राफ दिया गया हो, और हमें निकालना हो कि कुल कितना आवेश बद्ध हो रहा होगा। मान लेते हैं कुछ ऐसा ये है, कर्व बना हुआ है, ये यहां से यहां धारा जा रही है। तो अगर ये धारा यहां से यहां तक जा रही है, हमें आवेश चाहिए तो इस घिरे भाग का क्षेत्रफल लिखना होता है, और हम जानते हैं ये किसके बराबर होगा? I dt का जो इंटीग्रेशन होगा वो इसके क्षेत्रफल को प्रदर्शित करेगा। तो यहां से एक पॉइंट भी लिखा जा सकता है, धारा समय ग्राफ का क्षेत्रफल जो एरिया होगा वो किसके बराबर होता है? आवेश प्रवाहित जो होता है उसके बराबर निकल के आ रहा होता है। ठीक है, तो ये बातें यहां से निकल के आती हैं। कुछ चीजों को और अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि विद्युत धारा हम लोगों ने पढ़ ली, कैसा है ये, कैसा जैसा भी बन रहा था सब कुछ लिखा हम लोगों ने। कोई कहता है इसका मात्रक बताओ, तो हम जानते हैं I की वैल्यू Q बटा T लिख सकते हैं। तो यहां से जो मात्रक निकल के आ रहा होगा वो कितना बनेगा? तो मात्रक बन जाएगा, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, तो बन जाएगा कूलाम प्रति सेकंड। ठीक है, कूलाम प्रति सेकंड मतलब 1 कूलाम प्रति सेकंड को क्या कहा जाता है? तो हम कहते हैं 1 एम्पियर। ठीक है, 1 एम्पियर कहा जाता है।
ये भी बात हम याद रख सकते हैं। यहाँ कैपिटल C होता है, स्मॉल s होता है, तो 1 कूलाम पर सेकंड 1 एम्पियर के बराबर होता है। तो धारा का जो मात्रक होता है वो 1 एम्पियर निकल के आता है। कोई कहता है धारा कैसी राशि है, जैसे भौतिक राशियां होती हैं सदिश और अदिश, तो धारा जो होती है वो कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है, अदिश राशि होती है। अब इसके पीछे रीजन को हम अगर एक्सप्लेन करें कि अदिश राशि क्यों होती है, क्योंकि अगर हम धारा की दिशा लिखें, यहां से धारा की दिशा के बारे में बात करें तो हम जानते हैं अगर इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहे हैं तो धारा इनके विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है, दिशा हमें पता है। अगर कोई पॉजिटिव चार्ज धनावेश जा रहा होगा इस डायरेक्शन में तो उसके सापेक्ष करंट भी उसी डायरेक्शन में बनती है, ये जानते हैं धारा की दिशा के सापेक्ष। तो धारा उसी दिशा में बनती है जिधर धनावेश चलता है और ऋणावेश की विपरीत दिशा में धारा बनती है। अर्थात अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में धारा प्रवाह होता है, तो दिशा भी होती है, परिमाण भी होता है, 2 एम्पियर 3 एम्पियर 4 एम्पियर जो भी होता है। लेकिन धारा अदिश राशि क्यों होती है, तो हम जानते हैं सदिश होने के लिए जो क्राइटेरिया होता है या सदिश होने के लिए कौन कौन सी चीजें जिम्मेदार होती हैं, तो सदिशों के पास काफी चीजें होती हैं। पहला पॉइंट अगर लिखे तो उनके पास परिमाण होता है, मतलब उनमें वैल्यू होती है, तो इसके पास भी वैल्यू है। 2 उनकी दिशा होती है, ठीक है, इसकी भी दिशा है। तीसरा पॉइंट होता है जो इसके पास नहीं है, तीसरा पॉइंट क्या होता है, सदिश योग नियम का पालन। सदिश योग नियम, सदिश योग नियम का पालन, सदिश योग नियम का पालन नहीं करती हैं, ठीक है। अगर जो विद्युत धारा होती वो नहीं करती, लेकिन सदिश राशियां क्या होती हैं, इन तीनों नियमों का पालन करती हैं या तीनों गुण उनमें दिखाई देते हैं सदिशों में। लेकिन लास्ट वाली जो प्रॉपर्टी होती वो धारा पर काम नहीं करती। कैसे, अगर कोई कहे, यहां से हम देख लेते हैं इसे, अगर कोई कह रहा हो कि किसी चालक में धारा प्रवाहित हो रही है, किसी चालक में धारा प्रवाह हो रहा है, तो धारा प्रवाह होने के सापेक्ष मान लेते हैं ये कोई चालक है जिसमें धारा I1 जा रही 2 एम्पियर, यहां से I2 धारा जा रही मान लेते हैं ये 3 एम्पियर है, यहां पर कितना बन रहा है, तो ये I3 की वैल्यू कितनी बनेगी, सिंपल हम इसे जोड़ देंगे बीजगणितीय योग में तो 5 एम्पियर धारा बनेगी। लेकिन अगर कोई कहता है इनके बीच का कोण अगर थीटा दिया है, क्या थीटा मैटर करेगा या थीटा की वैल्यू इसमें कुछ रिस्पॉन्सिबल होती कि ये 5 एम्पियर आएगा, नहीं होती है। तो क्या होगा, अगर वेक्टर होता, अगर कोई बल लग रहा होता किसी पिंड के ऊपर, मान लेते हैं कोई पिंड है, इस पर बल लग रहा होता, इस दिशा में 5 न्यूटन होता, इस दिशा में 5 न्यूटन होता, तो हम यहां पर सीधे नहीं कहते इस पिंड पर बल लग रहा, वो कोण लिखा जाता। फिर हम लोग फार्मूला लगाते F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा का स्क्वायर रूट पूरा लिखा जाता है, तो उस तरह से निकल के आता है। तो सदिशों के योग नियम का विद्युत धारा पालन नहीं करती, दिशा होती है, परिमाण होता है, लेकिन फिर भी ये अदिश राशि है। कारण यहां है क्योंकि सदिशों के योग नियम का पालन नहीं करती। कभी कभी ऑप्शन में दिया हो सकता है कि विद्युत धारा प्रदिश राशि है, प्रदिश, तो प्रदिश के बारे में क्या होता है, तो प्रदिश राशियां वे राशियां होती जिनका परिमाण होता है और उनकी दिशा भी होती है, लेकिन वो सदिशों के योग नियम का पालन नहीं करती, तो उनको हम प्रदिश राशियां कहते हैं। तो धारा को हम प्रदिश राशि ले सकते हैं, जो धारा होती है उसे हम प्रदिश राशि मान सकते हैं। प्रदिश राशियों में और कौन आता है, जैसे प्रतिबल होता है, प्रतिबल भी उसकी दिशा होती है, हम जानते हैं। दाब हो गया, उनकी उसकी भी दिशा होती है, लेकिन उन्हें हम सदिश नहीं लेते। तो उसी तरह धारा भी होती है, उसकी दिशा होती है, लेकिन उसे हम सदिश नहीं लिया जाता, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो प्रदिश कह सकते हैं, अगर ऑप्शन में नहीं है और है ऑप्शन में तो हम उसे अदिश लगा देंगे, लेकिन अब मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा, प्रदिश होगा। तो धारा एक प्रदिश राशि होती है, ठीक है। तो यह था धारा के बारे में, धारा क्या होती है, धारा कैसे उत्पन्न होती है, धारा के सापेक्ष आवेश कैसे चलता है और आवेश के परिमाण कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, और धारा कब बनती है और कब नहीं बनती है। सभी जो आवेश होते, गतिमान आवेश वाहक होते हैं, वो धारा नहीं बनाते, कुछ ही आवेश वाहक होते जिनसे धारा बनती है, और धारा के सापेक्ष जो आवेश होता है इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। अब हम लोग बात करेंगे धारा से रिलेटेड कुछ अलग टर्म के बारे में जो पेपर में सीधे पूछे जाते हैं। तो हम सबसे पहले नोट नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। पहला नोट क्या है कि जो करंट होती है वो चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से स्वतंत्र होती है। क्या कहना चाहते हैं, धारा चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से, या कह सकते हैं अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर
निर्भर नहीं करती, निर्भर नहीं करती, निर्भर नहीं करती है। मतलब क्या है, अगर किसी चालक के एक सिरे से आई धारा प्रवाहित हो रही है तो अगर डेल्टा टी समय में जितना आवेश एक सिरे से उसके अंदर एंटर कर रहा होगा, डेल्टा टी समय में दूसरे एंड से उतना आवेश बाहर भी जा रहा होगा। तो एक और पॉइंट यहां लिखा जा सकता है। अगला पॉइंट यहां से क्या लिख सकते हैं, धारा प्रवाह के दौरान, धारा प्रवाह के दौरान चालक जो होता है, हम धात्विक चालक के बारे में बात करेंगे धातुओं के, तो धारा प्रवाह के दौरान चालक जो होता है उदासीन रहता है, उदासीन रहता है, उदासीन रहता है। ठीक है, दूसरी यहां से बात कर लेते हैं कि धारा प्रवाहित होती, धारा का मात्रक एम्पियर होता है, एम्पियर होता है। तो एक एम्पियर में बनते कितने, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन चल रहे होंगे। तो अगर हम बात करें 1 एम्पियर की, 1 एम्पियर करंट के बारे में, तो 1 एम्पियर करंट कब बन रही होगी, आई की वैल्यू 1 एम्पियर कब हो रही होगी। तो हम यहां से कह सकते हैं आई की वैल्यू लिखी जाती है Q बटा टी, आवेश बटा समय। इस फार्मूले को थोड़ा अच्छा करके लिख लेते हैं। Q की वैल्यू हम लोगों ने पढ़ी थी NE होती पिछली क्लास में, जब आवेश पढ़ रहे थे, आवेश से क्वांटीकरण डिवाइडेड बाई टी होता है। हमें क्या लिखना है, धारा का मान 1 करना है। तो 1 एम्पियर धारा में कितने इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से होकर के गुजर रहे होंगे। तो हम यहां पर धारा का मान 1 एम्पियर लिखेंगे, देखना चाहते हैं 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे। तो ये 1 हो जाएगा, तो यहां से Ne की वैल्यू कितनी आएगी, 1। तो N की वैल्यू बन जाएगी 1/E। तो 1/E का मतलब 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये वैल्यू कितनी बनेगी, 6.25, यहां पर ये पॉइंट लगा हुआ है, इंटू 10 कितना बन जाएगा, 18 इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के आएगा हमारे पास। तो 1 एम्पियर धारा वह धारा है जिससे, या कह सकते जिसके प्रवाहित होने पर किसी चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से प्रति सेकंड इतने इलेक्ट्रॉन गुजर रहे होते हैं। ध्यान रखेंगे इस बात को। अगले पॉइंट के बारे में बात करें, विद्युत धारा के चौथे पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं हम। चौथा पॉइंट ये कह रहा है कि अगर किसी चालक में धारा प्रवाहित होती है तो चालक में धारा प्रवाह लिखा जा सकता है, लेकिन अगर कोई वृत्ताकार पथ है, ऐसा ये वृत्ताकार पथ लिया गया है, इस वृत्ताकार पथ में मान लिया कि यहां पर इसका केंद्र है, इसमें कोई है एक आवेश जिसका नाम है Q, आवेश का परिमाण Q है, और ये V वेग से इस वृत्ताकार पथ जिसकी त्रिज्या कितनी लिखी गई है R में चक्कर लगा रहा है चारों तरफ। तो इसमें आवेश से आवेश प्रवाहित हो रहा, मतलब चल रहा, धारा बन रही होगी। तो इसके सापेक्ष धारा का मान अगर कोई पूछे कितना होगा, तो वो हम लिख सकते हैं कितना, I = लिखा जाता है Q बटा टी। टी क्या होगा, इसके घूर्णन का आवर्तकाल, उसे टी से लिखा जा सकता है। अब अगर बात करें हम यहां से टी की वैल्यू क्या निकल के आएगी, तो टी की वैल्यू निकल के आएगी, चली गई दूरी एक चक्कर में, तो क्या होगा, परिधि के बराबर चलेगा, 2πr होगा, और डिवाइडेड बाय कितने से चलेगा, तो वेग v से चल रहा होगा। यहां रख देते हैं, तो यहां बन जाएगा Q डिवाइडेड बाय 2πr डिवाइडेड बाय v। तो v की वैल्यू यहां पर ऊपर चली जाएगी, तो QV बटा 2πr बनेगा। तो किसी इलेक्ट्रॉन या किसी भी आवेश के किसी वृत्ताकार पथ में गतिमान होने पर जो धारा बनती है वो QV बटा 2πr से लिखी जाती है। एक और फार्मूला यहां पर इंपॉर्टेंट है, उसको भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। 5 नंबर हम डाल के उसे लिख देते हैं पॉइंट में। फार्मूला यह है कि अगर किसी चालक में धारा प्रवाहित हो रही है, लेकिन अगर यहां कोई रिंग हो, चालक नहीं कोई रिंग यहां पर हो, इस रिंग के ऊपर आवेश वितरित हो, मान लेते हैं इस रिंग के ऊपर क्यों आवेश है, और ये अपने अक्ष के सापेक्ष क्या कर रही है, ओमेगा कोणीय वेग से घूम रही है, तो इसके सापेक्ष कितनी धारा बन रही होगी, तो इसकी धारा हम क्या लिख सकते हैं। अब ये आवेश का वितरण एक समान भी हो सकता है या असमान भी हो सकता है। एक समान वितरण हो या असमान वितरण हो, असमान वितरण हो, दोनों केस में सेम धारा बनेगी, लेकिन कितनी बनेगी उसका मान लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। I = हमारे पास क्या आएगा, Q बटा टी। टी लिखेंगे यहां से, तो हम जानते हैं फर्स्ट ईयर में पढ़ते ओमेगा की वैल्यू होती 2π/t होता है, तो यहां से हम टी की वैल्यू निकालेंगे तो क्या लिखी जाएगी, 2π/ω। अब यहां पर हम टी की वैल्यू पुट कर देंगे ये वाली, तो निकल के आएगा Q डिवाइडेड बाई,
यहां से क्या लिखा जा सकता है 2 पाई बाई ओमेगा, तो यहां से बन जाएगा Q इंटू ओमेगा डिवाइडेड बाई 2 पाई। ये वैल्यू निकल के आएगी करंट की। अगर कोई वलय है, वलय को आवेशित किया जाए, चाहे एक समान रूप से आवेशित किया जाए या असमान रूप से आवेशित किया जाए, ओमेगा कोणीय वेग से अगर वो घूम रही है तो उसके सापेक्ष जो करंट बनती है इस तरह से लिखी जा सकती है। अगले हम 6 नंबर पॉइंट के बारे में बात करें तो हम जानते हैं कि जो धारा प्रवाह होता है, धारा प्रवाह में मान लेते हैं कि धनावेश भी चल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन भी चल रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की गति बहुत तेज होती है, तो जो नेट करंट बनती है, कुल जो धारा बनती है, कुल धारा वो किसकी वजह से बनती है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की वजह से बनती है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की वजह से बनती है, तो इसे कहा क्या जाता है? इसे कहा जाता है चालन धारा। चालन धारा बनती है, ठीक है। और अगर पॉजिटिव चार्ज की वजह से करंट बनती है तो वो कन्वेंशनल करंट होती है, यहां पर हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं। जो रिजल्टेंट करंट बनती है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से बनती है। 7 नंबर पॉइंट के बारे में हम लोग बात करें तो यहां पर लिखा जा सकता है कि जो अगर चालक है, चालक में धारा प्रवाह हो रहा होगा, धारा प्रवाह के दौरान जो आवेश वाहक होते हैं पदार्थों में जो आवेश वाहक होते हैं, धारा प्रवाह कहां कहां हम लोग करवाते हैं जनरली? जैसे सबसे पहले बात कर लेते हैं धात्विक चालक में। धात्विक चालक में, तो धात्विक चालक में कौन कौन से आवेश वाहक पाए जाते हैं? आवेश वाहक का मतलब क्या है? जो चल रहे होंगे धारा बनाने के लिए, तो इसमें क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये हो गया। दूसरे पॉइंट के बारे में बात कर रहे हो हम, तो दूसरे पॉइंट के बारे में बात कर सकते हैं जो वैद्युत अपघट्य होते हैं। विद्युत अपघट्य जो विलयन होते हैं, विद्युत अपघट्य के विलयन में अगर हम बात करें कि धारा किसकी वजह से प्रवाहित होती है, तो आयनों की वजह से प्रवाहित होती है। आयनों में धन आयन होंगे, धन तथा ऋण आयन होंगे, दोनों आयन उपस्थित होंगे। ऋण आयन, इनकी वजह से धारा प्रवाह होता है। कोई कहता है कि अगर इनकी जगह पर कोई उपस्थित हो अर्धचालक पदार्थ, अर्धचालक, तो हम लोग उसे मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ते हैं, आधुनिक भौतिकी में, वहां कौन चलते हैं? तो वहां पर इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं, इलेक्ट्रॉन चलते हैं, साथ में क्या होते हैं? होल्स चलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन और होल वहां पर आवेश वाहक होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की गति तेज होती तो वहां पर करंट जो बनती है वो दोनों की वजह से कंसीडर की जाती है, क्योंकि विपरीत दिशाओं में चलते हैं तो करंट दोनों बना रहे होते हैं। तो धारा के बारे में ये पॉइंट्स हम याद रख सकते हैं। हम लोगों ने अभी यहां पर पढ़ा कि धारा दोनों दिशाओं में चल सकती है। आवेश वाहकों के ऊपर निर्भर करेगा कि धनावेश चल रहे हैं या ऋणावेश चल रहे हैं, तो उसके सापेक्ष क्या करते हैं? हम धारा को लिखने की कोशिश करते हैं कि कैसे धारा बन रही होगी। तो धारा को हम डिवाइड करना चाहते हैं कि कौन कौन से प्रकार होंगे धारा के। तो अगर धारा के प्रकार के बारे में बात की जा रही हो कि कौन कौन से प्रकार हम लिख सकते हैं, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग कि परिमाण तथा दिशा के आधार पर, परिमाण तथा दिशा के आधार पर, दिशा के आधार पर जो धारा होती है, धारा वो दो प्रकार की होती है। एक होती है दिष्ट धारा, दिष्ट धारा होती है, और दूसरी होती है प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा। दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा कौन कौन सी धाराएं होती हैं, इनके बारे में बात करें तो हम जानते हैं कि जो दिष्ट धारा होती है उसे हम कहते हैं डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट, और इसे शॉर्ट फॉर्म में हम क्या कहते हैं? डीसी कहते हैं। तो डीसी करंट क्या होती है, इसकी डेफिनेशन अगर हम लिखना चाहें छोटी सी लिख लें, धारा जिसका परिमाण व दिशा नियत हो, धारा जिसका परिमाण व दिशा नियत हो, दिशा नियत हो। तो धारा जिसका परिमाण या दिशा नियत होगी उसे हम क्या कह रहे होंगे? दिष्ट धारा कहेंगे, डायरेक्ट करंट कह रहे होंगे। इसका अगर हम ग्राफ बना के देखना चाहें तो देख सकते हैं कैसा बनेगा। यहां पर मान लेते समय दिया गया है और यहां पर धारा लिखी गई है, ठीक है। और धारा का जो ग्राफ खींचा गया कुछ इस तरह का बना है, ये धारा का ग्राफ बनाया गया है।
ऐसा कुछ धारा जा रही है ऐसे, तो धारा ये आगे की तरफ जा रही है इस तरह से डायरेक्ट, तो ये धारा देखो नियत आ रही कि नहीं आ रही, तो यहां पर धारा नियत, तो एक ऐसी करंट है डीसी है, डायरेक्ट करंट होगी। लेकिन अगर प्रत्यावर्ती धारा की बात करें तो प्रत्यावर्ती धारा में ऐसा नहीं होता, लिख देते हैं हम लोग। प्रत्यावर्ती धारा जो होती है, जिसको हम कहते क्या है, अल्टरनेटिंग करंट या एसी कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, अल्टरनेटिंग करंट या फिर एसी। ये क्या होती है, तो ये होती है धारा जिसका परिमाण, धारा जिसका परिमाण कैसा हो, परिमाण तथा दिशा दोनों परिवर्ती हों, दोनों परिवर्ती हूं। तो अगर परिमाण तथा दिशा दोनों परिवर्ती होंगे तो उस धारा को हम क्या कह रहे होंगे, उस धारा को हम कह रहे होंगे प्रत्यावर्ती धारा। अगर इससे ग्राफ के बारे में देखें तो इसका ग्राफ क्या होता है, कुछ इस तरह से मान लो चल रहा है, इधर समय दिया गया है, टाइम t है, और इधर क्या है, धारा I है। तो क्या है, किसी समय देखो धारा धनात्मक में जा रही, कभी ऋणात्मक, कभी धनात्मक, कभी ऋणात्मक, इसका परिमाण भी लगातार परिवर्तित हो रहा है। तो ये कैसी करंट है, अल्टरनेटिंग करंट होगी, एसी होगी। एसी की और भी कई सारी वेव फॉर्म बनती हैं, जैसे यहां पर किसी ने कहा कुछ ऐसा बना दिया गया हो, किसी ने कहा ये ट्रायंगुलर वेव फॉर्म चल रही है, कोई कह सकता है ऐसा बनाया गया हो, स्क्वायर वेव फॉर्म चल रही हो। तो ये कैसी करंट है, सब एसी हैं, क्योंकि इनका परिमाण भी बदल रहा है और इनकी दिशा भी बदल रही है। जब जब दिशा परिवर्तित होगी तो हम उसे प्रत्यावर्ती धारा कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो परिमाण तथा चिन्ह के आधार पर धारा दो भागों में बांटी जाती है, दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा। और दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है, जिसका परिमाण और दिशा दोनों नियत होती हैं उसे हम कहते हैं दिष्ट धारा, और जिसका परिमाण और दिशा दोनों परिवर्तित हो रहे हों उसे हम कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा हम लोग आगे पढ़ेंगे, यहां पर जो चैप्टर चल रहा है इसमें हम लोग ज्यादातर दिष्ट धारा के बारे में बात कर रहे होंगे। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, पढ़ते हैं कि धारा घनत्व क्या होता है। तो अभी तक हम लोगों ने देखा धारा क्या होती है, धारा कैसे बनती, धारा को उत्पन्न करने के लिए विभवांतर हमें आरोपित करना पड़ता है, लेकिन धारा घनत्व क्या होता है इसके बारे में बात करें। तो अगर कोई चालक यहां पर ऐसे लिया जाए, यहां कोई चालक लिया जाए, चालक का कोई अनुप्रस्थ काट लिया गया हो, यहां पर हम चालक का कोई अनुप्रस्थ काट लिख लें, बना लें, ये ऐसा कोई अनुप्रस्थ काट है। अब इससे धारा देखें तो मान लेते हैं इससे धारा I पास हो रही है और इसका अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो A है। तो अगर ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इस धारा के लंबवत आ रहा होगा तो यहां पर हम धारा घनत्व को परिभाषित करते हैं, कहते हैं धारा घनत्व बराबर J से लिखा जाता है, तो J बराबर लिखते हैं हम I बटा A से। ठीक है, I बटा A से धारा घनत्व लिखा जाता है। ठीक है, धारा का मात्रक होता है एम्पियर और यहां एरिया का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर से धारा घनत्व लिखा जाएगा। लेकिन अगर बात की जाए कि धारा घनत्व राशि कैसी होती है, तो धारा घनत्व सदिश राशि है। तो हमें इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो क्या करेंगे, या इसकी दिशा कैसी होती है। तो अगर इसे वेक्टर फॉर्म में कोई लिख रहा हो, जैसे हमने ये चालक बनाया दोबारा से, और इस बार हम लोगों ने इस पृष्ठ को कंसीडर किया कि हमारा ये अनुप्रस्थ काट है, इसमें छोटा सा क्षेत्रफल लिखा जाए, तो क्षेत्रफल किस दिशा में आ रहा होगा, तो उस क्षेत्रफल की दिशा क्या होगी, सामने की तरफ आएगी। ये मान लेते हैं एन कैप की दिशा है, ये क्षेत्रफल के लंबवत सदिश है, एकांक सदिश, और इसका क्षेत्रफल मान लेते हैं DA है। ठीक है, DA है, और ये पॉइंट मान लेते हैं यहां पर कोई पॉइंट P है जिसके बारे में बात कर रहे होते हैं। तो इस क्षेत्रफल इस दिशा में चल रहे थे हम लोग, और यहां पर जो धारा प्रवाह हो रहा वो भी इसी दिशा में हो रहा है, या यूं कह लेते हैं इसमें कोई धनावेश चल रहा था वो इस दिशा में चल रहा है, और इसी दिशा में हम लोगों ने देखा धनावेश इधर चलेगा उधर की दिशा में वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो यहां से जो दिशा निकल के आएगी धारा घनत्व की वो क्या होगी, यहां से लिखा जाएगा, J वेक्टर से लिखा जाता है, लंबवत दिशा में लिखते हैं। तो इसे भी लिखा जा सकता है कि जो I डिवाइडेड बाई यहां से जो करंट पास कर रही होगी वो छोटी सी करंट DI होगी, डिवाइडेड बाई DA, ये किसके बराबर लिखा जा सकता है, J के बराबर लिखा जा सकता है छोटे से एरिया के लिए। वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो वेक्टर फॉर्म में हम इसी फार्मूले को लिख सकते हैं, कैसे, J वेक्टर बराबर यहां लिखा जा सकता है I बटा A, यहां पर N कैप लिखा जा सकता है, क्षेत्रफल के लंबवत एकांक सदिश। इस तरह से इसे सदिश रूप में लिख सकते हैं।
बात आती है कि सदिश रूप में नहीं लिखना है हमें, हम क्या करना चाहते हैं, किसी ऐसे क्षेत्रफल के लिए लिखना चाहते हैं इस फार्मूले को जो कि क्या है, धारा के लंबवत बिल्कुल नहीं है। तो चालक एक ऐसा दिया गया है, इस चालक के बारे में बात करें, सेक्शन इस बार ऐसा काटा गया है, ये कोई ऑब्लिक सेक्शन है, ठीक है। अभी तक तो ये अनुप्रस्थ काट था, ये ऑब्लिक सेक्शन यहां लिया गया है। ऑब्लिक सेक्शन लिया गया तो जो ये क्षेत्रफल बनता है ये वाला, इसके बारे में कहा गया है ये क्षेत्रफल हमें पता है, ये क्षेत्रफल कितना है, तो ये क्षेत्रफल हमें ए दिया है, और ये है इसका क्रॉस सेक्शन, ये इसका क्रॉस सेक्शन बनेगा, अनुप्रस्थ काट बनेगी। इस अनुप्रस्थ काट को देखा जाए तो कुछ ये ऐसी बन रही होगी अनुप्रस्थ काट, जो क्या होगा, अगर धारा इधर से प्रवाहित हो रही होगी इसमें तो उसके लंबवत आएगी। ये जो हम लोगों ने क्षेत्रफल लिखा है ए, ये तो इसके लंबवत है नहीं, लेकिन ये जो अनुप्रस्थ काट बनेगा ये क्या होता है, क्रॉस सेक्शन होता है, क्रॉस सेक्शन होता है। और ये क्या होता है, ऑब्लिक सेक्शन होता है, ऑब्लिक सेक्शन होता है। तो हम ऑब्लिक सेक्शन से धारा आप तो देखेंगे नहीं क्योंकि उसके लंबवत धारा जानी चाहिए, तो क्रॉस सेक्शन की वैल्यू चाहिए। ऑब्लिक सेक्शन का क्षेत्रफल हमें दे रखा है, तो अगर इनके बीच का एंगल दिया गया हो, मान लेते हैं वो एंगल कितना दिया गया है, वो एंगल दिया गया है सपोज थीटा है ये एंगल इनके बीच का, तो ये एंगल अगर थीटा हमें दिया गया है, तो अगर ये क्षेत्रफल ए है तो सामने वाला ये क्षेत्रफल कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा ए कॉस थीटा। तो यहां जो धारा बनेगी वो बन जाएगी, या कह सकते हैं जो धारा घनत्व बन रहा होगा हमारे पास जे की वैल्यू, वो निकल के आएगा आई डिवाइडेड बाई ए इंटू कॉस थीटा, ये ऐसा लिखा जा रहा होगा। और अगर इसे हम ऐसे लिख दें आई की वैल्यू, तो ऐसा लिख सकते हैं जे इंटू ए इंटू कॉस थीटा, तो आई की वैल्यू क्या लिखी जा सकती है, जे डॉट ए, वेक्टर फॉर्म में लिखा जा सकता है इसे। तो डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट होने की वजह से अदिश बन रहा है। तो जे सदिश राशि होता है, क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल के लंबवत दिशा में एकांक सदिश लेकर के लिखा जा सकता है। ये बात हम लोगों ने की थी गॉस की प्रमेय में। तो धारा घनत्व होता है। अब धारा घनत्व की अगर परिभाषा लिखी जाए कि परिभाषा होती क्या, पेपर में लिखना हो तो क्या लिखेंगे, परिभाषा लिखें तो क्या लिखी जा सकती है, एकांक क्षेत्रफल के अभिलंबवत, एकांक क्षेत्रफल के अभिलंबवत, अभिलंबवत, अभिलंबवत गुजरने वाली धारा, गुजरने वाली धारा क्या कहलाती है, धारा घनत्व कहलाती है, धारा घनत्व कहलाती है। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल के अभिलंबवत गुजरने वाली धारा धारा घनत्व कहलाएगी। धारा घनत्व को जे से प्रदर्शित करेंगे। धारा घनत्व कैसी राशि होगी, सदिश राशि होगी। इसका विमेय सूत्र निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, मात्रक एम्पियर पर मीटर स्क्वायर आएगा। अगर बीमा इसकी लिखें तो लिख लेते हैं फटाफट, क्या बनेगी बीमा, तो बीमा लिख सकते हैं, बीमा क्या हो जाएगी, धारा की बीमा। धारा की बीमा क्या होती है, कैपिटल ए से लिखी जाती है, और क्षेत्रफल, क्षेत्रफल की बीमा किससे लिखी जाती है, L2 से लिखी जाती है। तो इसका विमेय सूत्र कितना निकल के आएगा, AL-2, ये बन जाएगा इसका विमेय सूत्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस क्या होती हैं। हम लोगों ने अभी पढ़ा कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं लगातार टकराते रहते हैं अपने धनायनों से। तो धातुओं में गति करते हुए जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लगातार अपने धनायनों से टकराते रहते हैं। प्रत्येक टक्कर के बाद उनकी गति की दिशा परिवर्तित हो जाती है। जैसे यहां पर हम लोगों ने अभी देखा कि अगर ये कोई इलेक्ट्रॉन है, ये इधर जा रहा, धनायन से टकराया, इसने गति की दिशा बदल ली, फिर ये इधर जा रहा, किसी समय इधर जा रहा, फिर इधर जा रहा, किसी समय इधर जा रहा, इसके सापेक्ष इधर गया, फिर इधर गया, फिर ऐसा ये रैंडम मोशन हो रहा होगा, यादृच्छिक गति हो रही होगी। उससे रिलेटेड ये 3 पॉइंट्स होते हैं, इनकी डेफिनेशन पेपर में पूछी जाती है, तो उनको देख लेते हैं। तो किसी चालक के सिरों पर अगर विभवांतर आरोपित किया जाए तो मुक्त इलेक्ट्रॉन जिस औसत वेग से गति करते हैं उसे अनुगमन वेग या अपवाह वेग कहा जाता है, या अपवाहन वेग कहते हैं, वीडी से प्रदर्शित किया जाता है, हम लोगों ने देखा था। दूसरी बात करें श्रांतिकाल क्या होता है, तो जो धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं लगातार धनायनों से टकराते रहते हैं, टक्कर के पश्चात उनकी गति की दिशा जब परिवर्तित होगी तो इलेक्ट्रॉन की दो क्रमागत टक्करों के बीच का जो समय होता है, अंतराल, उसी को कहते हैं हम श्रांतिकाल या रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं उसे। यहां से जैसे यहां से चलना शुरू किया, ये इससे टकराया, यहां से यहां तक जाने में, यहां से यहां तक जाने में जितना भी समय लग रहा होगा उस समय को हम क्या कह रहे हैं, श्रांतिकाल कह रहे हैं, और उसे हम टाउ से प्रदर्शित कर रहे हैं। और जिस वेग से चल रहे होंगे उसे अनुगमन वेग कहते हैं, वीडी से प्रदर्शित करते हैं। इसमें क्या है, इस टक्कर के बीच में जो चली गई दूरी होती है, माध्य दूरी, उसको क्या कहा जाता है, लैम्डा कहा जाता है। तो इस दूरी को क्या कहते हैं हम, लैम्डा कहते हैं।
तो ये कुछ डेफिनेशन होती है जो हमें याद रखनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर एक छोटा सा डेरिवेशन हम करना चाहते हैं कि अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध कैसे लिखा जा सकता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम कुछ मानते हैं। क्या मानते हैं? माना एक चालक जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है तथा मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग Vd है। अनुगमन वेग क्या है? वो Vd दिया गया है। ये बात हम लोगों ने मान ली। कोई चालक है जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A लिखा गया है, प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है और उसमें जो अनुगमन वेग होगा इलेक्ट्रॉनों का वो Vd दिया गया है। तो यहां एक चालक बनाते हैं हम लोग। अब ये चालक बना लिया गया, ये कोई चालक है, इस चालकों में इलेक्ट्रॉन चल रहे होंगे, उनके बारे में बात करते हैं अब हम। तो इलेक्ट्रॉन चल रहे होंगे, उसमें छोटा सा एक सेक्शन लिया जा रहा है, ये छोटा सा एक सेक्शन है, यहां से यहां तक के सेक्शन के बारे में बात हो रही है। यहां से यहां तक के बारे में हम लोग बात करना चाहते हैं। तो अगर यहां से यहां इलेक्ट्रॉन चल रहे अनुगमन वेग Vd से, तो छोटे समय अंतराल, अल्प समयांतराल dt के लिए बात करें हम, तो dt के लिए बात करेंगे तो क्या होगा? Vd वेग से dt समय तक अगर कोई चलेगा तो यहां से यहां तक की दूरी तय हो जाएगी। तो उसे क्या लिखा जा सकता है? दूरी बराबर क्या होता? वेग गुणा समय। तो वेग क्या है? अनुगमन वेग। समय कितना लिखा गया है? वो dt है। तो Vd इंटू dt से लिखा जा सकता है ये दूरी। अब हमें लिखना है इसमें कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, उनको गतिमान करवाना है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो देखना चाहते हैं। सबसे पहले मुझे इस भाग का आयतन चाहिए, क्योंकि प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी दे रखी? स्मॉल n है। तो अगर इसका आयतन लिखा जाए तो कितना लिखा जा सकता है? आयतन लिखा जाए तो वो लिखेंगे लंबाई गुणे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो लंबाई कितनी है हमारे पास? Vd है इंटू dt। ये तो लंबाई गुणे चौड़ाई से ये ऐसा आ गया क्षेत्रफल, और अगर क्रॉस सेक्शन से मल्टीप्लाई करा दें जो कि कितना है? वो a दिया गया, हम लोगों ने माना है, तो वो a इतना आ जाएगा। तो ये हो गया आयतन। एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? स्मॉल n है। तो इसे अगर n से गुणा करा दें तो इस पृष्ठ में, या कह सकते हैं इस भाग में, कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो यहां से इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिखें तो क्या लिखी जाएगी? वो हो जाएगा आयतन गुणा, क्या लिख सकते हैं? आयतन गुणा स्मॉल n। आयतन, एकांक आयतन में n है, तो किसी आयतन में एक ना हो तो n से गुणा कराएंगे। आयतन हम लोगों ने निकाल लिया है, क्या है? Vd इंटू dt। यहां पर आ जाएगा एरिया, और साथ में क्या है? ये n है। ये तो हो गई इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए। अब हम Q बराबर Ne लगाकर आवेश निकालना चाहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या को अगर E से गुणा करा दिया जाए तो आवेश बन जाएगा। तो यहां से लिखते हैं आवेश। आवेश कैसा होगा? छोटा सा आवेश होगा dq। वो लिखा जाएगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और गुणे किससे करा देंगे? वो E से गुणा करा दिया जाएगा। तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं? वो है Vd इंटू dt, साथ में क्या है? A, और उससे गुणा कराया गया है स्मॉल n से, और यहां क्या लिखा गया है? E लिखा गया है। तो ये आवेश आ जाएगा dq। अब अगर हम dt को इधर नीचे लिख लें तो क्या बनेगा हमारे पास? ये बन जाएगा dq बटा dt बराबर, यहां से क्या लिखेंगे? तो Vd बन जाएगा, और ये A बन जाएगा, यहां पर बन जाएगा n इंटू E।
dq बटा dt क्या होता है, तो धारा होती है, तो I बराबर क्या आएगा, इसको ठीक से लिखें तो NEAVD, ये होता है वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। कई बार पेपर में आया हुआ है, इसे याद रखेंगे, इस तरह से निकाला जा सकता है। दूसरी बात यहां से बात करें कि धारा घनत्व से क्या संबंध निकाला जा सकता है, तो ये इसमें जो क्षेत्रफल ए लिया गया है वही होगा लंबवत क्षेत्रफल, तो ए को अगर यहां नीचे उतार लिया जाए तो I बराबर ए, I बटा ए बराबर बन जाएगा NEVD, और ये किसके बराबर होता है, तो ये बराबर होता है J के, तो J बराबर आ जाएगा NEVD। तो धारा घनत्व के रूप में भी हम लिख सकते हैं अनुगमन वेग को, तो J की वैल्यू NEVD आ जाएगी और I बराबर NEAVD निकल के आएगा। तो ये धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध है, ये धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध है, ये धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध है। तो यहां से ये न्यूमेरिकल पोर्शन था, जो फार्मूला हमें मिलेगा उससे हम क्वेश्चन लगाया करेंगे। आगे हम लोग पढ़ना चाहते हैं बेसिक डेफिनेशन की क्या होती है, वो है गतिशीलता। किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग, अगर गतिशीलता को परिभाषित किया जाए तो हम उसे म्यू से परिभाषित करते हैं। गतिशीलता उसे म्यू से लिखा जाता है, ये क्या होता है, चालकों के अनुगमन वेग का मतलब Vd, और डिवाइडेड बाय में क्या हो, जो उपस्थित वैद्युत क्षेत्र लगा होगा उसका अनुपात क्या कहलाएगा, हमें गतिशीलता कहलाएगा। यह हम उसका अनुपात गतिशीलता के बराबर लिखा करेंगे। ये हो गया गतिशीलता। ये किस में लिखा जाएगा, तो मीटर पर सेकंड में ये होता है, यहां पर इसे लिखा जाए तो क्या लिखा जा सकता है, वोल्ट पर मीटर लिखेंगे तो मात्रक क्या निकल के आएगा, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड। यहां से ऐसा मात्रक भी लिख सकते हैं हम लोग इसे। तो गतिमान जो इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनके अनुगमन वेग, या यूं कह लें कि पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, या कह सकते हैं एक न्यूटन प्रति कूलम या 1 वोल्ट प्रति मीटर वैद्युत क्षेत्र अगर है, तो उसमें इलेक्ट्रॉनों का जो अनुगमन वेग होता है वो उनकी गतिशीलता कहलाता है। ठीक, ये ऐसा याद रख सकते हैं। अब हम लोग आगे अगर गतिशीलता की डेफिनेशन पढ़ने के बाद आगे बढ़ें तो आगे देख सकते हैं हमारे पास एक बहुत ही बोर्ड का इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि है ओम का नियम। इसको अगर हम पढ़ें तो ओम का नियम क्या होता है, ओम का नियम कैसे काम कर रहा होता है, उन सब के बारे में देखें। तो बेसिक डेफिनेशन तो हम लोग जानते हैं ओम के नियम की, क्या होता है ओम का नियम। तो अगर स्टेटमेंट इसका देखें तो क्या है, अगर किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप और यांत्रिक विकृति, मैकेनिकल जो स्ट्रेन होता है वो कांस्टेंट रह रहा हो, मतलब अपरिवर्तित ना हो, तो चालक के सिरों पर जो विभवांतर आरोपित किया जाता है वो चालक में प्रवाहित धारा I के समानुपाती होता है। तो अगर ये कोई चालक है, ठीक है, ये कोई चालक है, ये कोई चालक है, चालक के सिरों पर विभवांतर अगर हम V आरोपित करते हैं, इसके सिरों पर V विभवांतर आरोपित किया जाए, तो अगर इसके सापेक्ष चालक में जो धारा प्रवाहित होती है वो धारा अगर I है, तो ओम ने बताया कि जो धारा प्रवाह हो रहा है विभवांतर की वजह से वो समानुपाती होता है। तो विभवांतर जो होता है वो समानुपाती होता है चालक में प्रवाहित धारा I के, ये ओम ने बताया था। ये बात किस पर लागू होती है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, केवल नियत ताप पर ही ऐसा होता है। आगे हम लोग देखेंगे ताप बढ़ने के साथ ये वेरिएशन कैसे चेंज होता है। तो अगर V के बारे में बात करें तो V इज इक्वल टू यहां से निकल के आता है I इंटू R, R एक नियतांक निकल के आता है, और R को कहते क्या है, तो इसे कहा जाता है विद्युत प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध कहते हैं इसे। और विद्युत प्रतिरोध के बारे में अगर बात की जाए तो हम यहां से निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूले के जितने भी आएंगे उनको हम अगर याद रखें तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात किया था कि अगर ये कोई ट्रायंगल बनाया जाए, यहां पर V लिखते हैं, यहां I लिखते हैं, यहां R लिखते हैं, तो इन सबके मान लिखे जा सकते हैं, याद रखे जा सकते हैं एक साथ। कोई कहता है मुझे V चाहिए, तो V की वैल्यू क्या हो जाएगी, V को बंद करेंगे तो I और R आमने सामने लिखे, इनका सीधे गुणा हो जाएगा, तो I इंटू R हो जाएगा। किसी ने कहा मुझे I चाहिए, तो अगर I को बंद करें तो V बटा R आ रहा है, तो V बटा R लिख देंगे हम। और अगर कोई कहता है हमें R चाहिए, तो अगर R को बंद करेंगे तो V बटा I मिलेगा, तो R को अगर बंद करेंगे तो ये क्या आएगा, V बटा I आएगा। और ये V बटा I बराबर R, या कह सकते हैं V बटा I बराबर I नियत कब होता है, जब ताप नियत हो।
अब अगर इस नियम के बारे में कुछ और बातें करें, इन्होंने तो बता दिया कि ऐसा होता है, V समानुपाती होता है I के, V बराबर IR होता है। यहां से हम ग्राफ एक बनाएं किसके किसके बीच में, तो वो ग्राफ खींचा जाएगा V विभवांतर V और धारा I का। तो V और I के बीच में अगर ग्राफ खींचा जाएगा तो ये ग्राफ कैसा बन रहा है, तो अगर हम इसे y लिखें तो y बराबर देखो x इंटू एम टाइप का बनेगा, y बराबर mx। तो y बराबर mx तो क्या होती है, एक सरल रेखा होती है जो मूल बिंदु से होकर के गुजरती है। यहां पर v क्या होगा, समानुपाती होगा I के। और अगर इसके स्लोप के बारे में बात करें तो इसका स्लोप या इसकी प्रवणता होगी किसके बराबर, वो r के बराबर निकल के आ रही होगी। तो इस तरह से हम देख सकते हैं इस ग्राफ के अकॉर्डिंग जो पदार्थ होते हैं उनको हम दो तरह से बांट सकते हैं। कौन कौन से, एक तो होते हैं ओमीय, एक तो होते हैं ओमीय और दूसरे होते हैं अनओमीय। अनओमीय तो ओमीय और अनओमीय क्या होते हैं, जिनके लिए V समानुपाती होता है I के लिए उनको हम ओमीय कहते हैं। उनकी जो ग्राफ होता है V और I के मध्य सीधी सरल रेखा आती है। अनओमीय पदार्थों के लिए ऐसा नहीं होता, जैसे ट्रांजिस्टर हो गए, डायोड हो गए, इनमें ऐसा काम नहीं होता। तो सेमीकंडक्टर जो डिवाइसेस होती हैं उनमें ऐसा होता है। तो अगर हम ट्रांजिस्टर के बारे में बात कर रहे हो, ट्रांजिस्टर के बारे में बात करें तो उन सब में क्या होता है, ये नियम लागू नहीं होते। तो हम इन चीजों को डिटेल में बात कर सकते हैं कि ओमिक और नॉन ओमिक कंडक्टर्स क्या होते हैं, जिनमें V I के समानुपाती होगा, एक स्ट्रेट लाइन आ रही होगी तो उसे हम कहेंगे ओमीय है। और अनोमीय होगा तो हम कहेंगे कि उसमें क्या होगा, V और I समानुपाती नहीं होंगे, एक दूसरे के समानुपात में बढ़ या घट नहीं रहे होंगे। अब बात करना हो हमें कि ये तो ग्राफ देख लिया, ग्राफ से रिलेटेड कुछ बातों को अगर हम याद रखना चाहें याद रख सकते हैं कि अगर किसी ने ग्राफ बनाया हो, यही ग्राफ I और V का, वैसे हम इसे आगे पढ़ेंगे, दो ग्राफ खींचे गए हो, एक ग्राफ ऐसा है, दूसरा ग्राफ ऐसा खींचा गया हो। ये है कोई पदार्थ A और ये है पदार्थ B के लिए ग्राफ, या यूं कह लेते हैं ये टेम्परेचर T1 पर है और ये टेम्परेचर T2 पर ग्राफ खींचा गया है। तो टेम्परेचर T1 और T2 पर ग्राफ खींचे गए हैं, हमें बताना है इसमें कि किसका प्रतिरोध कम या किसका प्रतिरोध ज्यादा होगा। तो अगर हम निश्चित विभव को देखें तो यहां पर एक लाइन खींचे, विभव को नियत रख दें, तो नियत विभव के सापेक्ष धारा किसमें ज्यादा है, तो नियत विभव के सापेक्ष धारा हम देखना चाहते हैं किसमें ज्यादा आएगी। तो यहां पर धारा देखेंगे तो I1 आएगी और यहां पर धारा देखेंगे तो वो I2 निकल के आ रही होगी। और यहां से हमने कहा कि जो R निकल के आ रहा है, R की वैल्यू किसके बराबर आएगी, तो V बटा I के बराबर आ रही होगी। इसका मतलब धारा का मान बढ़ रहा होगा तो प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। धारा कम होगी तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहे हैं, विभव समान हो तो धारा किसमें ज्यादा है यहां से देख सकते हैं हम। तो किसमें धारा ज्यादा आ रही है, A के लिए धारा ज्यादा आ रही है या B के लिए धारा ज्यादा आ रही है, तो धारा B के लिए ज्यादा है। तो B के लिए धारा ज्यादा तो उसका प्रतिरोध हो गया कम। तो यहां पर हम लिख देंगे कि जो R2 का प्रतिरोध होगा वो कम होगा, R1 का प्रतिरोध जो होगा वो ज्यादा होगा। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो याद रख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, इनको हम डायरेक्ट यहां से रिलेट करके बता सकते हैं। ओम के नियम में ये बात ध्यान रखेंगे कि ताप परिवर्तित नहीं होना चाहिए। ओम का नियम केवल कांस्टेंट टेम्परेचर रीजन में ही वैलिड है, केवल नियत ताप पर ही से हम लगा सकते हैं। और नियत जब भी क्वेश्चन लगाते हैं तो उसमें हम ये नहीं देखते ताप नियत है या नहीं है, वो क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे होते हैं सर्किट में तो कहते हैं हाँ यहां पर ताप नियत होगा और उससे सॉल्व कर डालते हैं। ठीक है, इससे जुड़ी कुछ और बातें करें कि प्रतिरोध को कैसे किस किस चीजों पर निर्भर करता है, कौन कौन सी भौतिक राशियां होती हैं। तो हम प्रतिरोध को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं कि प्रतिरोध एक्चुअली क्या होता है, इनके बारे में बात करें। तो बात करेंगे कि प्रतिरोध क्या है। तो प्रतिरोध किसी चालक का वह गुण होता है जो चालक में बहने वाली धारा का विरोध करता है। हम लोगों ने अभी देखा कि जो R है उसे हम लोगों ने लिखा V बटा I, तो हम लिख देते हैं एट कांस्टेंट V। विभव अगर नियत हो जाए, विभवांतर नियत हो जाए तो क्या हो रहा होगा, कांस्टेंट V के ऊपर अगर हम बात करें तो हम यहां से कह सकते हैं जो R होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा करंट के, या इसको हम ऐसे कहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि जो I होगा वो व्युत्क्रमानुपाती होगा R के।
तो R क्या है? चालक का वह गुण है जो चालक में बहने वाली धारा का विरोध करेगा, उसे हम क्या कहेंगे? चालक का प्रतिरोध कहेंगे। ठीक है, लेकिन चालक किन किन चीजों पर निर्भर करता है उसके बारे में अगर हम बात करें तो यहां पर हम बात करेंगे कि अगर ये कोई चालक है, चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यहां दे रखा है, वो कितना है? वो a है, और चालक की लंबाई l है, तो ये बताया जाता है अब इसमें निर्भरता में कि जो चालक का प्रतिरोध होता है वो समानुपाती होता है लंबाई के, और व्युत्क्रमानुपाती होता है चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के। अब अगर इन दोनों को कंबाइन करें तो देखो R समानुपाती L बटा A आएगा, यहां से निकल के आता है R बराबर रो इंटू L बाई A। यहां पर रो क्या होता है? नियतांक होता है, जिसे हम कहते हैं प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता, या इसको कुछ लोग कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध, इसे विशिष्ट प्रतिरोध भी कहा जाता है, विशिष्ट प्रतिरोध भी हम कहते हैं। R होता है, इसकी यूनिट क्या निकल के आ रही होगी? तो R की यूनिट हम यहां से निकाल सकते हैं, वोल्ट होता है, ये एम्पियर होता है, तो R की जो यूनिट निकल के आएगी, यूनिट या इसका हम मात्रक कहें तो क्या हो जाएगा? वोल्ट प्रति एम्पियर। और वोल्ट प्रति एम्पियर में बात करें, 1 वोल्ट प्रति एम्पियर कितना होता है? तो वो बराबर होता है 1 ओम के, ये होता है ओम का सिंबल, तो 1 ओम के बराबर होता है। तो वोल्ट प्रति एम्पियर को हम अब ओम लिखा करेंगे, तो ओम हो गया। अगर ये ओम होता है इसका मात्रक प्रतिरोध का, तो यहां से अगर हम रो के मात्रक के बारे में बात करें कि रो का मात्रक कितना बन रहा होगा, तो रो का मात्रक कितना बन जाएगा? इसका मात्रक होता है ओम, ए का मात्रक हो जाता है मीटर स्क्वायर, डिवाइडेड बाई एल का मात्रक क्या बनेगा? मीटर। तो अगर ये कैंसिल होगा तो ओम इंटू मीटर निकल के आएगा, तो ये रो का मात्रक होगा। हम अब दोनों के प्रतिरोधों के प्रतिरोध का भी, दोनों का हम विमीय सूत्र लिखना चाहते हैं, विमीय सूत्र लिखना चाहते हैं। तो अगर हमें विमीय सूत्र लिखना हो तो क्या करेंगे? सबसे पहले देखो R का विमीय सूत्र लिखेंगे। R का विमीय सूत्र होगा विभवांतर का विमीय सूत्र बटे धारा का विमीय सूत्र। विभवांतर क्या होता है? तो हम जानते हैं W बटा Q से लिखा जाता है, तो वो हो जाएगा W, और यहां पर Q को अलग लिख देते हैं इधर, और यहां लिख देते हैं I। W क्या होता है? तो mL2T-2 होता है, और यहां पर AT आएगा आवेश का, और ये क्या बन जाएगा? I का यूनिट क्या बनेगा? I का क्या होता है? तो कैपिटल A होता है। तो R का विमीय सूत्र यहां से क्या निकल के आ रहा है? तो R का विमीय सूत्र निकल के आ रहा, देखो M, दूसरा क्या बन जाएगा? L बनेगा, L में 2 होगा, T में देखो क्या हो जाएगा? तो माइनस का 3 बनेगा, और A यहां से जाएगा तो माइनस का 2 बनेगा। तो ये हो गया R का विमीय सूत्र। लेकिन कोई कहता है नहीं, मुझे रो का भी विमीय सूत्र चाहिए, तो हम यहां से लिख सकते हैं रो का विमीय सूत्र। क्या लिखा जाएगा? तो रो होता है ओम इंटू मीटर, तो ओम का विमीय सूत्र तो हम जानते हैं क्या होता है? mL2T-3A-2, और यहां पर मीटर का विमीय सूत्र लिखेंगे तो वो L हो जाएगा। तो ये वैल्यू क्या निकल के आएगी? mL3T-2 3, और A माइनस बन जाएगा 2। तो ये हो जाएगा रो का विमीय सूत्र। याद रखेंगे, रो जो होता है, रो या विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता जो होती है, वो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, पदार्थ का गुण होता है, पदार्थ का गुण होता है, गुण होता है। ठीक है, तो अगर ये पदार्थ का गुण होता है और ये परिवर्तित किसके साथ होता है? केवल ताप के साथ परिवर्तित होता है, ताप पर निर्भर करता है, बस निर्भर करता है, इस बात पर निर्भर नहीं करता कि पदार्थ कैसा है, ताप पर निर्भर करेगा ये। इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो प्रतिरोध में हम इतनी बात याद रखें, किन किन चीजों पर निर्भर कर रहा होगा, विमीय सूत्र क्या होंगे, रो जो बनेगा इसके सापेक्ष उसका विमीय सूत्र क्या होगा। अब इनसे जुड़ी कुछ बातें, सबसे पहली बात हम करना चाहते हैं कि क्वेश्चन जो बनते हैं वो कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये बनाया जाता है कि जो कोई चालक यहां दिया जाए, ये कोई चालक है, मान लेते हैं इसकी लंबाई L1 है, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A1 है, आयतन समान रखते हुए इसे खींच दिया जाए। क्या किया जाए? आयतन समान हो, आयतन समान है, और इसे क्या किया गया? खींच दिया गया। तो इसकी लंबाई अब हो गई L2 और इसका क्रॉस सेक्शन अब हो गया A2। पहले इसका प्रतिरोध कितना था?
तो पदार्थ की प्रतिरोधकता तो बदलेगी नहीं, तो रो अगर उसकी प्रतिरोधकता तो रो इसकी प्रतिरोधकता हो जाएगी। इसका प्रतिरोध R1 दिया गया था, R1 की वैल्यू लिखे तो क्या लिख सकते हैं, रो L1 बटा यहां क्या लिख सकते हैं, A1। और R2 की वैल्यू की बात करें तो यहां लिखा जा सकता है रो L2 बटा A2। रो तो सेम होगा दोनों का, पदार्थ तो बदले नहीं है। यहां पर एक कॉन्सेप्ट और लगाएंगे आयतन समान होने का। तो यहां का आयतन क्या लिखा जाएगा, तो हम लोग जानते हैं आयतन लिखते हैं लंबाई गुणा क्षेत्रफल। और यहां का आयतन क्या होगा, तो यहां का आयतन लिखेंगे तो यहां भी लंबाई गुणा क्षेत्रफल लिखा जाएगा। दोनों को अगर हम बराबर कर दें तो क्या मिलेगा हमें, A1 L1 बराबर A2 L2। हमें निकालना क्या है, हम निकालना चाहते हैं A2 बटा A1 क्या होगा, तो वो निकल के आ रहा होगा A2 बटा A1 L1 बटा L2 निकल के आएगा। ये वैल्यू लिखना चाहते थे हम। अब इनका अगर हम अनुपात निकालें R1 और R2 का तो क्या मिलेगा हमें, R1 बटा R2। देखो जब डिवाइड करेंगे तो रो से रो कैंसिल हो जाएगा, यहां बनेगा L1 बटा L2 और A जो होगा वो हो जाएगा A2 बटा A1। अब अगर हम यहां A2 बटा A1 की वैल्यू पुट कर दें तो क्या मिलेगा हमें, ये मिल जाएगा L1 बटा L2 और इसकी वैल्यू भी किसके बराबर है, तो L1 बटा L2 के है। तो ओवरऑल क्या मिल जाएगा, L1 बटा L2 का होल स्क्वायर। यहां से निकल के आएगा R1 बटा R2। तो ये हो गया प्रतिरोधों का अनुपात। अब अगर कोई पूछता है प्रतिशत परिवर्तन बताओ, प्रतिशत परिवर्तन, तो हम जानते हैं परिवर्तन जब भी लिखते हैं तो वो किसके रेस्पेक्ट में बात हो रही होती है, मूल वैल्यू के बारे में बात होगी। तो यहां हो जाएगा R2 माइनस R1 बटा R1 गुणा 100। इस तरह से फार्मूला लगाएंगे तो R1 और R2 की वैल्यू यहां से अनुपात निकालेंगे, वो यहां रख के हम सॉल्व कर सकते हैं उसे। कोई ऐसा भी कह सकता है किसी चालक की लंबाई को n गुना बढ़ा दिया जाए, n गुना बढ़ा दिया जाए। तो अगर n गुना बढ़ा दिया जाएगा तो क्या होगा, n गुना बढ़ाने से हमें ये मिलेगा कि जो नया वाला प्रतिरोध होता है R न्यू, वो क्या हो जाएगा, यहां से निकल के आएगा n स्क्वायर हो जाएगा और R ओल्ड वाला जो होगा वो लिखा जाएगा। इस फार्मूले में अगर प्रतिशत परिवर्तन दिया गया हो, x प्रतिशत की वृद्धि हुई हो, मान लेते हैं यहां पर x% वृद्धि हुई थी लंबाई में, तो लंबाई में अगर x प्रतिशत की वृद्धि होगी तो हम L2 को लिख सकते हैं ना, L2 बराबर लिखा जाएगा L1 प्लस L1 का x प्रतिशत, x प्रतिशत मतलब x बटा 100 लिखा जाएगा। हम अगर इसे सही से लिखें तो क्या कर सकते हैं, L1 को कॉमन ले सकते हैं, यहां हो जाएगा 100 प्लस ये क्या लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है 100 प्लस ये x बनेगा डिवाइडेड बाई में 100 बन जाएगा, ये वैल्यू बनेगी। हमारी वैल्यू निकल के आती है क्या, L1 बटा L2, क्योंकि अनुपात में तो वही बन रहा है। तो L1 बटा L2 की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस x। तो हमारे पास जो R1 बटा R2 बनेगा उससे डायरेक्ट याद रख सकते हैं क्या, 100 बटा 100 प्लस x का होल स्क्वायर। तो कभी प्रतिशत का फॉर्मूला आए या सवाल आए उसको डायरेक्ट यहां से लगा सकते हैं। जैसे बोर्ड ने एक क्वेश्चन पूछा था, एक चालक की लंबाई को 10% बढ़ा दिया जाए, तो यहां 100 लिखा, यहां पर 10 करेंगे, 110 होगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल करवाएंगे तो बनेगा 100 और यहां पर हो जाएगा 11, तो 11 का वर्ग करेंगे 21 बनेगा, 100 पर 21 हुआ तो क्या कितना परसेंट आएगा, 21% निकल के आ रहा होगा। तो इससे क्वेश्चन हम ट्राई कर सकते हैं। आगे जब हम लोग न्यूमेरिकल पोर्शन देख रहे होंगे तो इनके बारे में ठीक बातें करेंगे। तो प्रतिशत अगर वृद्धि होती है, तो प्रतिशत अगर वृद्धि हो तो हम फार्मूला यहां से लगाया करेंगे, ये प्रतिशत वृद्धि के लिए फार्मूला हमारे पास काम कर रहा होगा। और अगर कोई कहता है नहीं लंबाई को कम ज्यादा कर रहे हैं, हमें ऐसे ही डिटेल चाहिए, तो वो ये फार्मूला काम करेगा। लेकिन कोई कहता है लंबाई में परिवर्तन किया जा रहा, कुछ गुना किया जा रहा, तो ये फार्मूला लग रहा होगा। तो प्रतिरोध में हमें इतनी बातें कम से कम याद रखनी चाहिए, ऐसे फार्मूले कैसे कैसे बनते हैं और कब काम कर रहे होते हैं। आयतन समान रख के इनको कैलकुलेट किया जाता है। ये डायरेक्ट फार्मूला याद रख सकते हैं, 100/100 प्लस x का होल स्क्वायर R1 बटे R2 होगा।
यहां से उसका प्रतिशत परिवर्तन देख सकते हैं। आगे अगर एक क्वेश्चन करें, जैसा हमने अभी बताया कि कोई चालक है, उसकी लंबाई को क्या किया गया, 10% बढ़ाया गया। तो हम L पहले थी, अब 10% बढ़ा दिया गया। तो L2 के बारे में बात करें तो L में क्या होगा, L का 10% बढ़ चुका है, तो बढ़ोतरी ऐसे लिखी जाएगी। तो ये हो जाएगा 10, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, ये लिखा जाएगा L कॉमन 1 + 1/10 लिख सकते हैं इसे। तो ये निकल के आएगा L। तो लंबाई पहले L1 थी, L1 मानना चाहे मान ले, नहीं L ही लिखा रहने देते हैं, L1 लिख लेंगे जैसा फार्मूला बना था। तो ये बन जाएगा 11/10। हमारा काम क्या था, हमारा काम था L1/L2 निकालना। तो L1/L2 निकालेंगे, 10/11 आ जाएगा, 10/11 बनेगा। अब हमारा फार्मूला था R1R2 = L1/L2 का होल स्क्वायर। तो L1/L2 क्या बनेगा, 10/11 का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, 100/11, 11 121 होता है। तो हम यहां से लिखें R का प्रतिशत परिवर्तन, तो क्या बनेगा, R2 - R1/R1 × 100। तो R2 की वैल्यू कितनी है, यहां 121 रख लेते हैं, अनुपात है तो उनके साथ रिलेट कर सकते हैं। और यहां पर 100 लिखा गया है, और डिवाइडेड बाय में क्या लिखा जाएगा, 100, और यहां गुणे में क्या लिखेंगे, 100। 121 - 100 21 बनेगा। इस 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा, तो 21% की वृद्धि नजर आएगी हमें उसके प्रतिरोध में। इस तरह से लगा सकते हैं। किसी ने यहां दूसरा क्वेश्चन पूछा कि कोई चालक है, उसकी लंबाई को 3 गुना कर दिया गया। ठीक है, लंबाई को 3 गुना कर दिया गया। तो लंबाई को 3 गुना करेंगे तो प्रतिरोध जो नया वाला होगा वो कितना हो जाएगा। तो हमने पढ़ा N² R ओल्ड होता है, तो यहां पर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 गुना हो जाएगा। तो पुराने प्रतिरोध का 9 गुना बन जाएगा नया वाला प्रतिरोध। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो प्रतिरोध के बारे में हमें इतनी डिटेलिंग पेपर के टाइम आनी चाहिए। आगे हम लोग बात करने जा रहे हैं अब अपने उसी टर्म की तरफ जो हम लोगों ने अभी पढ़ा था, रो और ये सब क्या होते हैं। तो चालकता और चालकत्व के बारे में हम बात करेंगे। तो फार्मूला सबसे पहले लिखते हैं R का। R बराबर क्या होता है, रो L/A, ये फार्मूला होता है। अब हम इसे उल्टा लिखें तो इसे लिखा जा सकता है 1/R बराबर 1/ρ। यहां क्या लिख सकते हैं, A/L लिख सकते हैं ऐसा। अब यहां से 1/R जो होता है इसको लिखा जाता है G, और ये क्या होती है, चालकता होती, कंडक्टेंस होती है। लेकिन जो ये 1/ρ होता है इसको लिखा जाता है सिग्मा, और ये क्या होता है, चालकत्व होता है। इंग्लिश में ठीक वर्ड लिखे होते हैं, इसमें चालकता चालकत्व में कंफ्यूजन होता है। कंडक्टेंस G होता है और कंडक्टिविटी होता है वो सिग्मा लिखा जाता है। तो यहां से हम वैल्यू लिखना चाहें तो G की वैल्यू निकल के आएगी 1/R। तो 1/R बनेगा तो ये ओम इनवर्स इसका मात्रक आएगा, या हम साइमंस कह सकते हैं। यहां से सिग्मा की जो वैल्यू होगी 1/ρ लिखी जाएगी। तो उसका यूनिट क्या था, ओम, तो ओम इनवर्स हो जाएगा, मीटर इनवर्स लिखा जाएगा। तो इस तरह से हम चालकता और चालकत्व को परिभाषित कर सकते हैं कि क्या होते हैं और कैसे लिखे जाते हैं। तो चालकता क्या होती है, यहां से डेफिनेशन अगर हम बनाना चाहें तो बना सकते हैं, प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या है, चालकता कहलाता है। और अगर यहां कोई कहता है कि चालकत्व तो क्या होता है, तो प्रतिरोधकता विशिष्ट प्रतिरोध। तो चालकता या विशिष्ट प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम होगा वो क्या होगा हमारे पास, उसे हम कहेंगे चालकत्व, कंडक्टिविटी, चालकत्व कहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये छोटे छोटे टर्म हो गए, इनकी छोटी छोटी डेफिनेशन हम याद रख सकते हैं, पेपर में पूछी जाती हैं तो याद रखेंगे। प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या होगा, चालकता होगी, और विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम क्या होगा, तो वो चालकत्व होगा, उसे हम सिग्मा से